हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मिक्सचर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे अति महत्वपूर्ण समसामयिकी घटनाएं जो आने वाली परीक्षाओं आरओ, एआरओ और उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री के लिए महत्वपूर्ण है। आइए शुरू करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन COP28, जिसका आयोजन दुबई यूएई में हुआ है। यूएई के सुल्तान कौन हैं? क्योंकि इन्होंने इस सम्मेलन की अध्यक्षता की है, तो सुल्तान अहमद अल जाबेर। तो ये नाम आप लोग याद कर लेंगे। महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं कि COP28 में वर्ष 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी की वैश्विक क्षमता को 3 गुना करने की बात की गई है। फिर एक क्लाइमेट डैमेज फंड बनाया गया है, जिसकी बात पेरिस सम्मेलन में भी की गई थी और ये वर्ल्ड बैंक की देखरेख में होगा। क्लाइमेट डैमेज फंड का उद्देश्य क्या है? तो जलवायु परिवर्तन से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों से जूझ रहे डेवलपिंग नेशंस जो हैं उनको कंपेंसेशन देने के लिए ये फंड बनाया गया है। तीसरी चीज़ ये है कि ग्लोबल कूलिंग प्लेज, जिसके तहत 2050 तक वर्ष 2050 तक शीतलन संबंधी उत्सर्जन में 68% की कटौती की जाएगी। COP28 में ही एक सम्मेलन आयोजित किया गया, वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट, जिसमें भाग लेने के लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे। तो भारत की तरफ से इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं? तो ग्रीन क्रेडिट पहल की शुरुआत की गई, ग्रीन राइजिंग पहल की शुरुआत की गई और भारत के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा ग्लोबल रिवर सिटीज एलायंस की घोषणा की गई। और ये जो रिवर सिटीज़ का तात्पर्य ये है कि महत्वपूर्ण नदियों के किनारे जो मेजर सिटीज़ बसी हैं वहाँ पे नदी प्रबंधन, सतत जल प्रबंधन की दिशा में एक वैश्विक पहल है। इसमें कुल भारत सहित 11 देश हैं। ठीक है, अब देखते हैं COP29 कहाँ आयोजित किया जाएगा? 2024 में, तो अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। COP30 2025 में ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये ब्राज़ील में आयोजित किया जाएगा। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्ष 2028 में जो COP33 होने वाला है उसकी मेज़बानी की पेशकश की है। सब कुछ ठीक रहा तो वर्ष 2028 में COP33 की मेज़बानी भारत करेगा। एक और चीज़ है कि अल धफरा सौर ऊर्जा संयंत्र यूएई में स्थापित किया गया है
जिसकी क्षमता 2 गीगावाट है और ये विश्व का सबसे बड़ा एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, अब आते हैं G20 पे। G20 का जो मेज़बान देश है वो भारत रहा है इस बार, और भारत में मुख्यतः इसे भारत मंडपम, जो प्रगति मैदान दिल्ली में है, प्रगति मैदान दिल्ली में है, वहाँ आयोजित किया गया है। ठीक है, तो देश के कुल 60 शहरों में कई सारे सम्मेलनों के तहत G20 का समापन हुआ है। तो 60 शहर से ज़्यादा शहर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से शहर हैं? तो 4 शहर हैं, लखनऊ, वाराणसी, फिर आता है आगरा, और फिर आता है ग्रेटर नोएडा। तो ये 4 शहर आप याद कर लेंगे कि उत्तर प्रदेश के 4 शहरों में G20 के सम्मेलन हुए हैं। इसके शेरपा कौन थे? तो शेरपा थे अमिताभ कांत जी। G20 में जो फाइनल घोषणा पत्र जारी किया गया है उसका नाम है G20 नई दिल्ली लीडर्स घोषणा पत्र। महत्वपूर्ण बात यह है कि अफ्रीकन यूनियन AU, अफ्रीकन यूनियन जो है 21वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, तो अब G20 में कितने देश हो गए? 19 देश हो गए, और यूरोपियन यूनियन यानी कि यूरोपीय संघ और अफ्रीकी यूनियन, ये जो हो गया वो सदस्य देश और संघ हो गए G20 के। अब महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं कि क्या क्या हुआ है G20 में। तो G20 में ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस बनाने की बात की गई है। ठीक है, जिसमें मुख्यतः बायोफ्यूल के जो उत्पादक देश हैं और उपभोक्ता देश हैं, उन देश जो है वो शामिल होंगे। इसमें मुख्यतः अमेरिका, ब्राज़ील और भारत देश शामिल हैं तथा अन्य देश भी हैं इसमें। तो भारत, ब्राज़ील और अमेरिका तीनों का जो कंट्रीब्यूशन होता है बायोफ्यूल प्रोडक्शन में, 85% ऑफ द वर्ल्ड यहीं होता है। ठीक है, 85% जो उत्पादन होता है वो 3 कंट्रीज मिला के है। इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका, जहाँ 52% होता है, 30% के आसपास ब्राज़ील में होता है, और 3% के आसपास हमारे भारत देश में होता है। एक और चीज़ की गई कि चाइना के आपने सब लोग जानते होंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का। उसको काउंटर करने के लिए इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के स्थापना की बात की गई है। अब देख लेते हैं कि थीम क्या थी। तो थीम थी G20 की वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम, जिसे महाउपनिषद से लिया गया है। दूसरे शब्दों में कहें तो इसकी थीम थी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। 2024 में इसका आयोजन, G20 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा।
अब आते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2023। तो इसको किस संस्था द्वारा जारी किया था? तो मर्सर संस्था है एक, उसके द्वारा इसको जारी किया गया। आधार जो शहर है वो कौन सा है? तो वो है न्यूयॉर्क। ठीक है। सबसे महंगा शहर कौन सा है इसके हिसाब से? तो महंगे शहरों की सूची में हांगकांग जो है, हांगकांग वो पहले नंबर पे है। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है? सबसे सस्ता शहर वो है पाकिस्तान का इस्लामाबाद शहर। ठीक है। अब आते हैं वर्ल्ड। अब इसमें एक दो और बातें हैं जो महत्वपूर्ण हैं। वो ये है कि भारत में सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो वो है मुंबई। उसके बाद न्यू दिल्ली आएगा। और मुंबई की रैंकिंग कितनी है? तो वो है 149। दूसरा है वर्ल्ड वाइड कॉस्ट ऑफ लिविंग। ये किसके द्वारा जारी किया था? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें जो है वो सिंगापुर और ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड का शहर है वो प्रथम स्थान पे है, सबसे महंगा शहर। और सबसे सस्ता शहर कौन सा है? सस्ता शहर है दशमिक, जो सीरिया का एक शहर। ठीक है, सीरिया देश में है ये। अब आते हैं जेद्दा घोषणा पत्र। जेद्दा घोषणा पत्र का संबंध किससे है? तो जेद्दा घोषणा पत्र जो है वो अरब लीग सम्मेलन के समापन समारोह पे जारी किया गया है और ये जेद्दा शहर में आयोजित की गई थी। सीरिया को पुनः शामिल कर लिया गया है। 2011 में इसे निष्कासित किया गया था। तो कब शामिल किया गया? 12 वर्ष बाद। विश्व के सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। 10 व्यस्त हवाई अड्डों की सूची जारी की गई है। तो इसमें जो सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है वो है अटलांटा GA इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अमेरिका। ठीक है। इसे जारी कौन करता है? तो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल के द्वारा जारी किया जाता है। और इंडिया का जो एकमात्र हवाई अड्डा है टॉप 10 में वो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। ठीक है। तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो टॉप 10 में किस रैंक पे है? तो 9th रैंक पे ये है। 5 आइज इंटेलिजेंस एक ग्रुप है। ठीक है। ग्रुप में कौन कौन है? तो इसमें है अमेरिका, कनाडा। तो उत्तरी अमेरिका से 2 देश हो गए, अमेरिका और कनाडा। फिर आता है ब्रिटेन यानी कि UK। फिर आएगा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या है कि नॉर्थ अमेरिकी महाद्वीप में अमेरिका और कनाडा, फिर ब्रिटेन और फिर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में 2 देश हो गए। तो 5 आइज इंटेलिजेंस हो गया ये। प्रथम पहली बार आयोजित किया गया है AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन। तो प्रथम AI सुरक्षा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया है ब्लेचले पार्क, जो कि ब्रिटेन में है यानी कि यूनाइटेड किंगडम में है। यहाँ पे AI सुरक्षा संस्थान बनाने की भी बात की गई है।
स्थापना की बात की गई है। इसमें हमारे देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री राजीव चंद्र शेखरन शामिल होने गए थे। ठीक है, अब देखते हैं क्या है नमो ड्रोन दीदी योजना। ये इसका संबंध किससे है? तो फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक छिड़काव से संबंधित है। तो उर्वरक का छिड़काव किससे किया जाएगा? कृषि ड्रोन की सहायता से। ठीक है, ये मेनली जो नमो ड्रोन दीदी योजना है वो महिला स्वयं सहायता समूह यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए आई है। तो इसमें क्या किया जाएगा कि हर महिला SHG से एक महिला को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा और ये जो महिला होगी वो ड्रोन दीदी के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, और ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके तहत प्रधानमंत्री महिला किसान केंद्र की स्थापना की जाएगी। अब हम आते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023। तो इसको जारी किया है हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने और इसमें जो 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं, आबादी वाले शहरों की सूची में इंदौर 7वीं बार प्रथम आया है। इंदौर के साथ साथ सूरत भी इस बार प्रथम स्थान पे है। ये ध्यान देने वाली बात है कि इंदौर और सूरत दोनों ही शहर 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची में फर्स्ट रैंक पे हैं। राज्यों की बात करें तो राज्यों में महाराष्ट्र जो है वो प्रथम पे है और मध्य प्रदेश जो है वो दूसरे स्थान पे है। तो इंदौर देख के मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान पे मत कर दीजिएगा। इस बार रैंकिंग में थोड़ा बदलाव है। यूपी का रैंक जो है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो है 9th। ठीक है, 9th। टॉप 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एकमात्र शहर है नोएडा, जिसे 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इस बार स्वच्छ सर्वेक्षण में छावनियों की भी रैंकिंग जारी की गई है, यानी कि कैंट एरिया। तो इसमें जो प्रथम स्थान पे है वो है महू छावनी, जो मध्य प्रदेश में है। ठीक, अगर गंगा किनारे बसे शहरों की लिस्ट जारी बताए, शहरों की रैंकिंग देखी जाए रैंकिंग, तो इसमें जो सबसे पहला है वो है वाराणसी, फिर दूसरे पर है प्रयागराज, तीसरे पे है बिजनौर, चौथे पे है हरिद्वार और 5वें पर है कन्नौज। तो इसमें देख सकते हैं कि टॉप 5 में 4 शहर जो हैं वो उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित ये सारी खबरें थी। अब हम देखते हैं प्रधानमंत्री जनमन अभियान। जनमन अभियान का उद्देश्य जानने के लिए पहले आपको इसको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, JNMAN। तो J फॉर जनजाति, A फॉर आदिवासी, ठीक, जनजाति,
आदिवासी, एन फॉर न्याय, एम फॉर महा, एन फॉर अभियान। ठीक है, तो जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान इसका फुल फॉर्म है और इसका संबंध जो है वो संवेदनशील जनजातीय समूह से है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं PVTG, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। तो इस अभियान का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि सरकारी योजनाओं को इन तक पहुंचाना, योजनाओं को PVTG तक पहुंचाना। ठीक है, इस अभियान को मोदी जी ने जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया जाता है, इस दिवस पर खूंटी झारखंड से शुरू किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को खूंटी झारखंड से शुरू किया। अब हम देखते हैं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव। सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से राज्य हैं जहां विधानसभा चुनाव हुए हैं। तो इसमें पहला आता है मध्य प्रदेश, फिर आएगा राजस्थान, फिर आएगा छत्तीसगढ़, फिर आएगा तेलंगाना, ठीक है, फिर आएगा मिजोरम। तो इन 5 राज्यों में चुनाव थे, इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ कितनी विधानसभा सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230, राजस्थान में है 200, छत्तीसगढ़ में है 90, तेलंगाना में है 119 और मिजोरम में है 40। तो इतनी तो सीटें हो गई। अब हम देख लेते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पे जीती है। तो यहाँ पे भाजपा जीती है, ठीक, राजस्थान में भी भाजपा जीती है, छत्तीसगढ़ में भी भाजपा जीती है, तेलंगाना में कांग्रेस जीती है और मिजोरम में जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक, ZPM जीती है। ठीक है, तो तीनों 5 राज्यों में कौन कौन सी पार्टी जीती है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन कौन हैं। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हुए हैं वो हुए हैं मोहन यादव। राजस्थान में कौन हुए हैं? तो यहाँ हुए हैं भजन लाल शर्मा। छत्तीसगढ़ में कौन हुए हैं? विष्णु देव साय। ठीक है, तेलंगाना में कौन हुए हैं? तो अनुमूला रेवंत रेड्डी। ठीक है, फिर मिजोरम में कौन हुए हैं? तो यहाँ हुए हैं लाल दुहोमा। अब हम सबकी विशेषता देख लेते हैं कि कौन कौन से जो मुख्यमंत्री उनकी क्या क्या विशेषता हैं। तो मोहन यादव पहली बार MLA चुने गए। ठीक है, फिर विष्णुदेव साय जो हैं प्रथम आदिवासी हैं, आदिवासी पहले CM हैं छत्तीसगढ़ के। दूसरी चीज़ ये है कि छत्तीसगढ़ में ही रमन सिंह जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे इसके पहले, उनको विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है, यानी कि स्पीकर बनाया गया है। ठीक है, लाल दुहोमा जो हैं वो क्या है, IPS अधिकारी रह चुके हैं
और दूसरी विशेषता क्या है इनकी कि ये दल बदल कानून जो पहली बार आया, दल बदल कानून के तहत निलंबित होने वाले पहले सांसद हैं। ठीक है, यानी कि ये लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। तो ये था 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बारे में। अब हम देखते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा के में सीट्स की बढ़ोतरी या फिर रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। तो इसका नाम है J&K पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात की गई है, इसमें सीटों की कुल संख्या जो है 114 कर दी गई है। 114 में से 90 जो सीट्स हैं वो J&K की हैं और 24 सीट्स जो हैं वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हैं। तो हमने पहले से ही जो है सीटों का बंटवारा कर दिया है कि POK में जो है, जो जम्मू कश्मीर का पार्ट है वो उसमें 24 सीटें होंगी और J&K में जो पार्ट है वो 90 सीटें होंगी। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है वो अपना जो नया संसद बना है का पहला बिल है जो पास हुआ है। ठीक है, नए संसद का पहला बिल है। दूसरी चीज़ ये है कि इससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। कहाँ कहाँ मिलेगा? लोकसभा, ठीक, विधानसभा और दिल्ली विधानसभा, इन सभी जगहों पे आरक्षण मिलेगा। ये एक स्पेशल सेशन था। स्पेशल सेशन में इसको पास कराया गया, पास किया गया। ठीक है, इसके तहत अनुच्छेद 239 AA में संशोधन किया गया। कभी कभी पूछ देता है कि कौन कौन से आर्टिकल इस बिल या विधेयक से संबंधित हैं, और नए अनुच्छेद जो जोड़े गए हैं वो है 330A जिसका संबंध लोकसभा आरक्षण से है। फिर आता है 332A जिसका विधानसभा आरक्षण संबंधित है। फिर आता है 334A जो शर्त बताता है। तो शर्त क्या है कि अगला परिसीमन होने तक, इंतजार करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये लागू होने के 15 साल तक ही वैलिड होगा और इसका पुनर्समीक्षा की जाएगी और फिर से लागू किया जाएगा अगर ज़रूरत होगी तो। ठीक है, इसको लोकसभा में 20 सितंबर को पास किया गया, 21 को राज्यसभा में और 28 सितंबर ठीक है राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल बातें जो महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित है। तो महिला आरक्षण विधेयक जो पहली बार लाया गया संसद में वो HD देवे गौड़ा के काल में लाया गया। फिर अटल जी के शासन में 2 बार लाया गया। फिर मनमोहन सिंह के काल में भी इसको लाया गया, लेकिन पहले इसको राज्यसभा में पारित कराया गया और फिर लोकसभा भंग होने से ये बिल जो है वो लैप्स कर गया। ठीक है, तो इस बिल
को 128वां 128th अमेंडमेंट बिल कह सकते हैं या 106वां संविधान संशोधन अधिनियम कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्ट पूछेगा, अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो बताएंगे 106वां संविधान संशोधन है। और अगर बिल पूछेगा, ठीक ना, तो इसको बोलेंगे 128वां है। एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है इसमें कि लोकसभा में केवल 2 लोग थे जो इसके अगेंस्ट में वोट किए, और राज्यसभा में सर्वसम्मति से पास हुआ। ठीक है, तो 2 लोग कौन थे? वो एक तो थे ओवैसी और दूसरे थे जलील करके, जलील। ठीक है, 2 सांसदों ने इसके अगेंस्ट में वोट किया, ओवैसी हैं और जलील हैं। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक, जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। इस जो ये राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक है वो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 जो वर्ष 2019-21 के लिए जारी किया गया था पहले, उस पर आधारित है। तो इसमें ये कहा गया है कि कुल 135 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। तो इसमें ये देखना होगा कि 2015 से 16 में जो गरीब थे और अभी 2019 से 21 के बीच में जो NFHS 5 है, ये NFHS 4 के बेसिस पे है और ये 5 पे, तो 4 और 5 की तुलना की गई है। तो उसके हिसाब से ये आया है कि 135 मिलियन लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं, यानी कि 9.89% की गरीबी में गिरावट देखी गई है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि परसेंटेज में जो बहुआयामी गरीब जनसंख्या है, उसमें जो राज्य टॉप पे है वो है बिहार। ठीक, तो बिहार रैंक 1 पे है और उत्तर प्रदेश जो है वो 4th रैंक पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा कमी देखी गई है, जो गिरावट देखी गई है उसमें बिहार टॉप पे है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो है वो 3रे रैंक पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं जिलों की स्थिति। तो सबसे ज़्यादा गरीब जो जिला है उत्तर प्रदेश में वो है बहराइच, सबसे ज़्यादा गरीब है, और कम गरीब है गाजियाबाद। दूसरी बात यह है कि महाराजगंज उत्तर प्रदेश का ऐसा ज़िला है जहां गरीबी में सर्वाधिक कमी देखी गई है, 29.64% की, मतलब लगभग 30% की कमी दर्ज की गई है। स्टैच्यू ऑफ वननेस जो है वो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा ओमकारेश्वर में एक मंधाता पर्वत पर शंकराचार्य जी की 108 फीट मूर्ति को स्थापित किया है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं शंकराचार्य जी के आश्रम कहाँ कहाँ पे हैं। तो पहला है श्रृंगेरी, फिर पुरी, फिर द्वारका, फिर बद्रीनाथ। ठीक है, इन 4 जगहों पे शंकराचार्य जी का आश्रम है। तो स्टैच्यू ऑफ वननेस कोई भी पूछे तो आप बोलेंगे शंकराचार्य की मूर्ति जो ओमकारेश्वर के मंदाता पर्वत पे
स्थापित हुई है शिवराज सिंह के चौहान के द्वारा। ठीक है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी रामानुजाचार्य की मूर्ति जो हैदराबाद में है वो उसको माना जाता है, लेकिन अमेरिका के मैरीलैंड में अंबेडकर जी की मूर्ति स्थापित हुई है जिसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का नाम दिया गया है। ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो ये क्या बोलेंगे, अंबेडकर जी की मूर्ति है। कितने फीट है, 19 फीट है। ठीक, 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है मैरीलैंड यूएसए में। सबसे बड़ी विश्व की सबसे बड़ी नटराज मूर्ति और जिसकी ऊंचाई जो है 28 फीट है, कहाँ स्थापित हुई है, तो ये हुई है भारत मंडपम प्रगति मैदान, दिल्ली में। अब देखते हैं गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन को यूपी का राज्य जलीय जीव घोषित किया गया है। ठीक है। इससे पहले आप देखेंगे 2010 में भारत का भी जलीय जीव जो है इसी को घोषित किया गया था। असम राज्य के अलावा, यूपी राज्य के अलावा असम राज्य भी इसको जलीय जीव घोषित कर चुका है। ठीक है। पंजाब का एक देखते हैं कि पंजाब का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो है सिंधु नदी की डॉल्फिन। ठीक है। प्रोजेक्ट डॉल्फिन भारत सरकार द्वारा 2020 में शुरू किया गया सभी प्रकार के डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। घोल मछली, विश्व मात्स्यिकी दिवस जो 21 नवंबर को मनाया जाता है, मात्स्यिकी दिवस पर गांधीनगर गुजरात में विश्व मत्स्य सम्मेलन आयोजित किया गया, जहां पे एक घोषणा की गई कि गुजरात का राज्य मछली इसे घोषित किया गया, राज्य मछली। ठीक है। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, तो इसका शॉर्ट फॉर्म है AG फॉर ज्ञान, N फॉर नैपुण्य, पहल का इनिशिएटिव। तो अग्नि का संबंध किससे है, तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल है, जिसके तहत जो आयुर्वेद में जो नवाचार हो रहे हैं, नवाचार साझा करने की एक पहल है। ठीक है। अब आते हैं मणिपुर हिंसा पे। तो मणिपुर हिंसा हुई क्यों, क्योंकि देखिए मणिपुर में 3 जनजातियाँ पाई जाती हैं। एक है मैतेई जो मैदानी भाग में रहते हैं, दूसरे हैं नागा और कुकी जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं। तो हाल ही में मणिपुर HC के द्वारा मैतेई लोगों को ST का दर्जा देने की मतलब आदेश पारित किया गया। तो उसके विरोध में तो ये लोग विरोध कर रहे थे कि इनकी जो मतलब इनके अधिकारों का हनन होगा। तो इसी विरोध में ये मणिपुर हिंसा हुई है। ठीक है। तो इसके लिए एक जांच आयोग बनाया गया, जांच आयोग अजय लांबा की अध्यक्षता में, ठीक है, अजय लांबा की अध्यक्षता में एक जांच आयोग गठित किया गया। एक शांति समिति स्थापित की गई जिसकी सहायता से यहाँ मणिपुर में शांति की स्थापना करने का प्रयास किया गया। तो अनुसुईया उइके, ठीक है,
अनुसुईया उइके और अजय लांबा। जांच आयोग अजय लांबा की अध्यक्षता में, शांति समिति अनुसुईया उइके की अध्यक्षता में। जाति आधारित जनगणना करने वाला पहला राज्य कौन है? तो वो है बिहार। दूसरा कौन है? दूसरा राज्य जो है वो राजस्थान है। ठीक है। अब आते हैं टाइम्स। टाइम्स मैगजीन के द्वारा बहुत सारी लिस्ट जारी की जाती है, तो सारे लिस्टों को हम एक साथ देखेंगे यहाँ पे। तो टाइम्स ने 50 महानतम स्थलों की सूची जारी की है, जिसमें भारत का लद्दाख व मयूरभंज जो उड़ीसा में है शामिल। ठीक है। मयूरभंज किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे एक सिमली पाल, ठीक ना, सिमली पाल अभयारण्य है, जहाँ पे काले काले बाघ पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए वो फेमस है। और लद्दाख को यहाँ के प्राकृतिक नेचुरल ब्यूटी के लिए दिया गया है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं कि टाइम्स ने 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की है। इसमें क्या हुआ है? इसमें जो बहुत सारी लिस्ट जारी हुई हैं, बहुत सारी कैटेगरीज में, लेकिन आइकॉन की श्रेणी में शाहरुख खान को दिया गया है, शाहरुख खान। और मार्गदर्शक की श्रेणी में SS राजा मौली को दिया गया है। ठीक है। फिर हम देखते हैं कि CEO ऑफ द ईयर किसको दिया गया है? तो वो दिया गया है सैम ऑल्टमैन, जो ओपन AI के CEO हैं। ठीक है। एथलीट किसे दिया गया है? एथलीट दिया गया है फुटबॉलर लियोनेल मेसी को। ठीक है। और पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? पर्सन ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है टेलर स्विफ्ट। ठीक है, टेलर स्विफ्ट को। तो ये एक पहली ऐसी महिला हैं जो पर्सन ऑफ द ईयर में सेलेक्ट हुई हैं, जो आर्ट की श्रेणी से हैं, और इन्हें 2017 में और 2023 दोनों में पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। अब हम आते हैं यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं। टाइम्स के द्वारा यूनिवर्सिटी की भी रैंकिंग घोषित की जाती है। तो वर्ल्ड में जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है उसमें ऑक्सफोर्ड फर्स्ट पे है। ठीक है। और इंडिया में IISc है। ठीक है। तो वर्ल्ड रैंकिंग टाइम्स के द्वारा। फिर आती है एशिया यूनिवर्सिटीज़ की भी रैंकिंग जारी की जाती है। उसमें सिंधुआ यूनिवर्सिटी जो है वो चीन की है, उसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें भी IISc जो है वो भारत की तरफ से शामिल यूनिवर्सिटी है। ठीक है। अब देखते हैं आम आदमी पार्टी से संबंधित क्या खबर है। आम आदमी पार्टी से संबंधित ये खबर है कि आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया है। ठीक है। तो अब तक 6 नेशनल पार्टी हैं। ठीक ना। तो 6वीं आम आदमी पार्टी है। कंडीशन क्या होती हैं? कंडीशन फॉर बीइंग अ नेशनल पार्टी। तो पहला है कि 4 राज्यों में राज्य पार्टी का दर्जा मिल जाए आपको। इसी के तहत जो है आम आदमी पार्टी नेशनल पार्टी बनी है।
दूसरा है कि पूर्व में जो 4 राज्यों से लोकसभा या विधानसभा चुनाव एलएस और एलए चुनाव में 6% वोट मिल जाए प्लस 4 लोकसभा सीट मिल जाए। ठीक है। तीसरी कंडीशन क्या है कि 2% सीट मिल जाए लोकसभा में 3 राज्यों से। ठीक है। माहिर, माहिर क्या है? ये एक मिशन है, मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च। ठीक है। तो इसमें 2 मंत्रालय हैं, एक है विद्युत मंत्रालय और दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। ठीक। तो इन्होंने जो बनाया है तो ये 5 साल के लिए है, 5 साल का प्लान है 2023 से 28 तक के लिए। इसका जो सेक्रेटरिएट जो होगा वो बंगलोर में होगा। CPRI एक इंस्टीट्यूट है, ठीक ना, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलोर, वहाँ इसका सेक्रेटरीट स्थापित होगा। इसमें जो भी ग्रांटिंग अथॉरिटी होंगे, मतलब मंजूरी जो मिलेगी वो जो है मंत्री देंगे। ठीक है। अब आता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा सूचकांक, जिसको FSSAI ने जारी किया है। 7 जून जो होता है खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें केरल जो है वो प्रथम स्थान पे है, उत्तर प्रदेश जो है वो 5th रैंक पे है। तो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग देखनी होती है और फर्स्ट रैंकिंग देखनी होती है। नया संसद भवन जो बना है उसके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम लोग। तो नया संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को मोदी जी के द्वारा किया गया। ठीक, पहला तो ये हो गया। इस अवसर पे 75 रुपये का सिक्का व स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। ठीक, संरचना कैसी है? तो वो है त्रिभुजाकार। कैपेसिटी कितनी है? तो कैपेसिटी 888 फॉर लोकसभा और 384 फॉर राज्यसभा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा का जो आंतरिक जो है अंदर का वो डेकोरेशन जो कराया गया है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पे आधारित है। ठीक, और ये जो है वो राष्ट्रीय फूल कमल पे आधारित है। ठीक है, अंदर का। ठीक है। फिर प्रांगण में एक बरगद का पेड़ है। संगोल जो बहुत ही न्यूज में था, ये चोल राजाओं के समय में सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक है। ठीक है। संगोल जो होगा वो स्पीकर की कुर्सी के बगल में होगा। ठीक है। संगोल पे जो संगोल का वो हेड है वो नंदी बैल, शिव जी के नंदी बैल को उसका हेड बनाया गया है। उसका आकार वहाँ चित्रित है। इसके 3 द्वार हैं।
एक है ज्ञान द्वार, दूसरा है शक्ति द्वार, तीसरा है कर्म द्वार। तो 3 द्वार, प्रांगण पे बरगद के पेड़, राज्यसभा की संरचना जो है अंदर से कमल की तरफ और लोकसभा की मोर की तरफ। 888 सीट्स हैं लोकसभा के लिए, 384 सीट्स हैं राज्यसभा के लिए। त्रिभुजाकार संरचना है। 75 रुपये का डाक टिकट और इस स्मारक सिक्का जारी किया गया। 28 मई को मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया।